जापान के टोक्यो शहर से उड़ान के महज 15 मिनट बाद 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे जापान एयरलाइंस बोइंग 747 प्लेन में हुआ जोरदार धमाका। धमाके से उड़ गया प्लेन का पिछला हिस्सा, एक बेजान पत्थर की तरह आसमान से गिरते हुए प्लेन में सवार 524 लोगों की जिंदगी लगी दांव पर। प्लेन के पायलट बहादुरी से इस बेकाबू प्लेन को काबू करने की हर संभव कोशिश करते रहे। जापान की एयर फ्लाइट 123 के साथ हुए इस हादसे से जुड़ी सभी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। JA8199 से रजिस्टर्ड बोइंग 747 सीरीज़ का इस प्लेन में 1974 में जापान एयरलाइंस को डिलीवर किया था। एक्सीडेंट से पहले इस प्लेन ने लगभग 18,000 बार उड़ान भरकर 25,000 घंटे का हवाई सफ़र पूरा किया था। इसी तरह 2 जून 1978 को जापान के एकतामी एयरपोर्ट पर लैंड करते वक्त जहाज़ का पिछला हिस्सा बुरी तरह से डैमेज हो गया। इस एक्सीडेंट के कारण प्लेन के पिछले हिस्से में बने AFD बल्कहेड को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद प्लेन फिर से अपनी रेगुलर उड़ान भरने के लिए सही तरीके से रिपेयर ना होने के कारण प्लेन की प्रेशर बल्कहेड में आई दरार धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि ये छोटी सी लापरवाही एक दिन टाइम बम की तरह फटकर सैकड़ों लोगों की जान ले लेगी। इसी एक्सीडेंट के लगभग 7 साल बाद 12 अगस्त 1985 जापान के टोक्यो शहर का हानिडा एयरपोर्ट जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 टोक्यो से ओसाका जाने की तैयारी कर रही थी। 509 पैसेंजर के साथ 15 क्रू मेंबर इस फ्लाइट में सवार होते हैं। जापान में इस वक्त ओवान फेस्टिवल चल रहा था, जिसकी वजह से छुट्टियों का वक्त था और प्लेन पूरी तरह से भरा हुआ था। प्लेन में सफ़र करने वाले लोग ज़्यादातर छुट्टियों में अपने होम टाउन जा रहे थे। प्लेन में 39 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर युताका सासिया कप्तान के तौर पर प्लेन उड़ाने वाले थे। पिछले 4,000 घंटे से ज़्यादा के फ्लाइंग एक्सपीरियंस के बाद आज फर्स्ट ऑफिसर युताका सासिया के लिए ये एक तरह का एग्ज़ाम था, जिसके बाद उन्हें ऑफिशियल तौर पर बोइंग 747 का कप्तान बना दिया जाता। 49 वर्षीय कैप्टन मासामी ताकाहामा का आज फर्स्ट ऑफिसर पर नज़र रखने के लिए दूसरे पायलट के तौर पर प्लेन में सवार थे। 1966 से पायलट रहते मासामी ताकाहामा का लगभग 12,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस हासिल किया था। दोनों पायलट के ठीक पीछे की तरफ 40 वर्षीय पायलट इंजीनियर फिरोशी फुकाटा बैठे हुए थे। 10,000 घंटे से भी ज़्यादा के फ्लाइंग एक्सपीरियंस के साथ फ्लाइट इंजीनियर हिरोशी की प्लेन में आज तीसरी उड़ान थी। उड़ान में भी फ्लाइट इंजीनियर हिरोशी ही काम कर रहे थे और शाम के लगभग 6:05 पर फ्लाइट 123 डिपार्चर गेट से रोल ऑफ शुरू करती है। प्लेन धीरे धीरे रनवे की तरफ बढ़ता है। शाम के लगभग 6:12 पर फर्स्ट ऑफिसर युताका सासी प्लेन को टेक ऑफ करते हैं। टोक्यो से ये फ़्लाइट महज 1 घंटे की थी। अपनी छोटी सी फ़्लाइट के लिए जैसे ही प्लेन 24,000 फीट की एल्टीट्यूड पर पहुंचता है तो तुरंत ही वो लैंडिंग के लिए डिसेंट शुरू कर देता है। उस दिन जापान के ज़्यादातर हिस्सों में तेज़ हवाएं और बारिश के साथ साथ हल्के फुल्के तूफ़ान आने की भी आशंका थी, जिसको ध्यान में रखते हुए पायलट रास्ते में आने वाले तूफ़ान से बचने के लिए फ़्लाइट 123 के रूट को थोड़ा सा बदलकर साउथ में समुंदर के ऊपर से ले जाने का प्लान करते हैं। नॉर्मल प्रोसेस के अनुसार जब भी कोई प्लेन अपनी ऊंचाई बढ़ाता है तो ऊंचाई पर हवा पतली होने के कारण प्लेन के बाहर हवा का दबाव कम होने लगता है। अब तक कि प्लेन के अंदर बैठे हुए यात्री आराम से सांस ले सकें, इसलिए प्लेन के अंदर हवा के दबाव को बढ़ाने के लिए इंजन से प्लेन के अंदर हवा भरी जाती है। इंस्ट्रूमेंट पैनल पर नज़र रखते हुए फ्लाइट इंजीनियर केबिन के अंदर हवा के दबाव को प्रोसेस के अनुसार बढ़ाते जा रहे थे। जब हवा का दबाव बढ़ाया जाता है तो हवा प्लेन के ढांचे पर अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर डालती है और प्लेन का मजबूत ढांचा इसको आसानी से सहन करता है। लेकिन किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि 7 साल पहले हुए उस एक्सीडेंट के कारण प्लेन के पिछले हिस्से में बना प्रेशर बल्कहेड काफ़ी कमज़ोर हो चुका था और उसमें आई दरार वक्त के साथ साथ और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। शाम के 6:24 हो रहे थे।
महज टेक ऑफ के 12 मिनट बाद प्लेन जब 24,000 की ऊंचाई पर पहुंच तो तेज धमाके के साथ टेल का काफी बड़ा पिछला हिस्सा टूटकर प्लेन से अलग हो जाता है। हवा के दबाव के कारण ये धमाका इतना बड़ा था कि टेल और ब्लैकहेड कंपार्टमेंट के अलावा काफी महत्वपूर्ण हिस्सा प्लेन से टूटकर अलग हो जाता है। इतनी तेज स्पीड से हवा का दबाव कम होता है कि पैसेंजर केबिन में रखा हुआ सामान प्लेन के कई छोटे हिस्से टूटकर तेजी से केबिन के बाहर खींचे चले गए और प्रेशर के कम होते ही केबिन में ऑक्सीजन मास्क लटकने लगे। क्रू ने तुरंत ही सभी पैसेंजर्स को ऑक्सीजन मास्क और सीट बेल्ट लगाने के लिए कहा और ये देखते हुए कप्तान ने तुरंत ट्रांसपॉन्डर पर 7,700 स्ट्रेस सिग्नल ट्रांसमिट कर दिया, जिसका काम आसपास उड़ रहे सभी प्लेन को ये बताना होता है कि बड़ी मुसीबत आ गई है। कप्तान ने तुरंत ही ऑफिसर को प्लेन वापस मोड़ने कर टोक्यो जाने के लिए कहा। वापस जाने के लिए जैसे ही फर्स्ट ऑफिसर ने प्लेन को राइट साइड में मोड़ा तो प्लेन काबू से बाहर होकर तेजी से एक तरफ झुकने लगा। फर्स्ट ऑफिसर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर प्लेन को सीधा करने की कोशिश करी, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी वो नाकामयाब रहे और प्लेन को सीधा नहीं कर पाए। जैसे ही प्लेन के सभी सिस्टम फेल हो गए तभी फ्लाइट इंजीनियर की नज़र अपने सामने बने हुए कंट्रोल पैनल पर जाती है। एक एक कर सभी हाइड्रोलिक प्रेशर भी ज़ीरो दिखने लगते हैं। फ्लाइट इंजीनियर के साथ साथ पायलट भी समझ जाते हैं कि प्लेन के सभी हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो चुके हैं। किसी भी प्लेन में हाइड्रोलिक सिस्टम के फेल हो जाने का मतलब होता है मौत, यानी प्लेन को किसी भी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता। किसी भी प्लेन में लगा हुआ रडार ही प्लेन की डायरेक्शन या हाइट को कंट्रोल करता है। टूटर की मदद के बिना प्लेन के डायरेक्शन को चेंज करना या उसकी हाइट को कम ज़्यादा करना नामुमकिन होता है। अपनी पूरी जान लगाकर दोनों पायलट प्लेन को सीधा करने की हर संभव कोशिश करते रहे, लेकिन ये सिर्फ प्लेन को सीधा करना ही नहीं, मुसीबत नहीं थी। हाइड्रोलिक प्रेशर फेल होने के कारण प्लेन का एलिवेटर भी फेल हो चुका था, जिसके कारण प्लेन कभी तेज़ी से हज़ारों फीट नीचे गिर रहा था और सभी अचानक ऊपर उठ रहे थे। प्लेन में डर का माहौल बना हुआ था और इतनी खौफनाक हालत में केबिन क्रू बड़ी ही हिम्मत के साथ पैसेंजर सीट बेल्ट बांधने और ऑक्सीजन मास्क लगाने में मदद कर रहे थे। कॉकपिट में बिना ऑक्सीजन मास्क लगाए पायलट और फ्लाइट इंजीनियर अभी भी किसी तरह प्लेन को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। दिमाग में तेज़ी से ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण हाइपोक्सिया का शिकार होते जा रहे थे। हाइपोक्सिया के कारण हमारे दिमाग में सोचने, समझने और डिसीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है और इंसान धीरे धीरे बेहोशी की हालत में जाने लगता है। हालांकि प्लेन रडार से टूट जाने के कारण प्लेन की हाइट को कम या ज़्यादा करना मुश्किल था। एटीसी लगातार पायलट को कॉल करके प्लेन में आई इमरजेंसी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसी हालत में पायलट का पूरा ध्यान और कोशिश प्लेन को सही सलामत उड़ाते रहना था। इसलिए कप्तान ने फर्स्ट ऑफिसर को एटीसी की कॉल को नज़रअंदाज करके सिर्फ प्लेन को काबू करने के लिए कहा। वहीं पायलट इंजीनियर केबिन क्रू और इंटरकॉम पर कॉल करके में हुए उस धमाके के बारे में जानने की कोशिश करता है। केबिन क्रू फ्लाइट इंजीनियर को बताती है कि प्लेन का काफ़ी बड़ा पिछला हिस्सा टूट गया है और सभी पैसेंजर सिर्फ ऑक्सीजन मास्क के सहारे ही सांस ले रहे हैं। तो फ्लाइट इंजीनियर तुरंत ही कप्तान को प्लेन नीचे ले जाने के लिए कहते हैं। प्लेन जैसे जैसे नीचे आ रहा था, ऑक्सीजन लेवल बढ़ने के साथ साथ पैसेंजर और पायलट की हालत में भी सुधार हो रहा था। एक्सीडेंट के दौरान पहली बार पायलट अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे प्लेन नीचे पायलट के सामने माउंट टाका वगैरह की ऊंची ऊंची पहाड़ियां दिखाई दे रही थीं। प्लेन की डायरेक्शन को बदलना इम्पॉसिबल था, इसलिए कप्तान तुरंत ही फर्स्ट ऑफिसर को इंजन थ्रस्ट बढ़ाकर प्लेन को ऊपर उड़ाने के लिए कहता है, जिसके बाद तुरंत ही फर्स्ट ऑफिसर इंजन थ्रस्ट को मैक्सिमम पावर पर कर देते हैं। अपनी पूरी इंजन पावर के साथ इतनी स्पीड में ऊपर उड़ता है कि उसका क्लाइंब एंगल 40 डिग्री तक चला जाता है। इतनी स्पीड एंगल से क्लाइंब करने के कारण प्लेन स्टॉल सिचुएशन में जाने लगता है। तभी फर्स्ट ऑफिसर कप्तान से कहते हैं कि उन्हें प्लेन को लो कर देना चाहिए ताकि उनकी ड्रैग फोर्स से प्लेन को केवल
लेवल किया जा सके। हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होने के कारण कप्तान इमरजेंसी ABU यूनिट की मदद से प्लेन को इलेक्ट्रिक तरीके से नीचे करने लगते हैं और जिसके बाद प्लेन धीरे धीरे सीधे होने लगता है। हवा में ब्लास्ट होने के बाद ये पहली बार था कि प्लेन सीधा उड़ रहा था। पैसेंजर्स के साथ साथ पायलट्स को भी थोड़ी बहुत उम्मीद दिखाई दी कि शायद अब वो प्लेन को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जो फ्लैप्स प्लेन को सीधा उड़ा रहे थे जल्द ही वो उनके लिए मुसीबत का कारण बन गए। राइट साइड के फ्लैप्स ज़्यादा बड़ा होने के कारण अब लेफ़्ट साइड का फ्लैप ज़्यादा लिफ्ट जनरेट करने लगा। उसके कारण प्लेन तेज़ी से राइट साइड में झुकने लगा। प्लेन को काबू करने के लिए फर्स्ट ऑफिसर तुरंत ही थ्रस्ट लेवल को बढ़ाने लगते हैं, लेकिन किसी कारण से वो लेफ़्ट थ्रस्ट लेवल को ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिसके कारण प्लेन अब पूरी तरह राइट साइड में झुककर टका वगैरह की ऊंची ऊंची पहाड़ियों की तरफ गिरने लगता है। पहाड़ी के ऊपर इतनी कम ऊंचाई से प्लेन को काबू करना अब पायलट के हाथ से निकल चुका था। प्लेन का राइट विंग पहाड़ी से टकराता है और एक झटके से राइट विंग और सामने लगा इंजन टूटकर अलग हो जाता है। सैकड़ों किलोमीटर की स्पीड से प्लेन सामने बड़ी दूसरी पहाड़ी से जा टकराता है। ATC टावर में बैठे हुए लोग अपनी मजबूरी की हालत सिर्फ प्लेन को रेडार की स्क्रीन से गायब होता देख सकते थे। ATC टावर बार बार पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। इसकी 1 मिनट के बाद उस इलाके के पास उड़ रहे एक जापानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट ATC को कॉल करके उन्हें टखम वगैरह की पहाड़ी से उठती आग और धुएं के बारे में बताता है, जिसके बाद ये कंफर्म हो जाता है कि फ़्लाइट 123 क्रैश हो चुकी है। हादसा इतना भयानक था कि जापान सरकार को किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं नज़र आ रही थी। ख़राब मौसम और अंधेरे के कारण शायद जापान अथॉरिटीज़ को भी ये लग रहा था कि ऐसी हालत में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को भेजना उनकी जान को भी दांव पर लगाना होगा। जैसे इसलिए हादसे के लगभग 12 घंटे बाद अगली सुबह उन्होंने अपने बचाव दल को दुर्घटना स्थल पर भेजा। उन्हें वहां किसी के भी जिंदा मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब बचाव दल वहां पहुंचा तो प्लेन में सवार 524 लोगों में से अभी भी 4 लोग जिंदा थे, जिन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अगर रेस्क्यू टीम को एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही क्रैश साइट पर भेज दिया गया होता तो शायद बहुत सारे लोग और बच सकते थे। मुसीबत के समय अपने फ़र्ज को बहादुरी से निभाने वाले पायलट्स और कैबिन क्रू मेंबर्स को हम नमन करते हैं और आप सबसे गुजारिश करते हैं कि अपने कमेंट्स के ज़रिए हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद।